What's up guys, this is Bharti does nursing. आई होप आप सब बेहतरीन होंगे और आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। एक बहुत बड़ा सवाल जो कि स्टूडेंट्स को होता है वंस दे आर इन द डिग्री सिस्टम कि आखिर उनकी मार्किंग स्कीम क्या है। चूँकि बीइंग एज अ स्टूडेंट मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जब आप परसेंटेज सिस्टम से, जो कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड सिस्टम का पार्ट होता है जिसके थ्रू मार्किंग की जाती है, आप जब जीपीए एनसी जीपीए सिस्टम में जाते हैं तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स फेस होती हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो का मकसद इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इस मार्किंग स्कीम को समझने के बाद आपने अपनी प्लानिंग कैसे करनी है कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। सो विदाउट फर्दर ड्यू ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। आज की मार्किंग स्कीम के बाद, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या हासिल होगा। आप सबसे पहले तो अपना परसेंटेज सिस्टम समझ सकेंगे जो कि मैट्रिक और इंटर में होता था। उसके बाद आप समझ सकेंगे मेन चीज़ जो कि जीपीए एनसी जीपीए सिस्टम, आपकी मार्किंग स्कीम आपकी डिग्री कोर्स से रिलेटेड। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हमारा चैनल जो है वो ज़्यादातर चीज़ें कवर करता है रिलेटेड टू बीएसएन जेनेरिक, जो कि एक 4 इयर्स प्रोग्राम है नर्सिंग का। ठीक है जी, तो हमारा जितना भी कंटेंट है, जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे आने वाले वक्तों में, वो भी इसी चीज़ के इर्द गिर्द होंगे। फर्दर मोर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ आप इन यूज़फुल वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको उनकी कन्फ्यूजन्स की क्लैरिफिकेशन मिल सके और वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप उनको कमेंट सेक्शंस में ज़रूर मेंशन कीजिए एंड आई वुड बी रियली रियली हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस जितना मेरी अकल समझ इजाज़त देती है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जंप राइट इनटू द ऑब्जेक्टिव्स। सो पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास, दैट इज़ द मार्किंग स्कीम जो कि परसेंटेज सिस्टम से रिलेटेड है। ये जैसा मैंने आपको मेंशन किया शुरू में ही कि ये सिस्टम जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज़ किया जाता था। और ये होता कैसे था यूज़, इसके अंदर सिंपल सिंपल जो है वो आपके मार्क्स की एक परसेंटेज टोटल ही निकलती थी। और वो कैसे निकलती थी, यू सिंपली डिवाइड जो आपके टोटल मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड, आपने जितने हासिल किए हैं टोटल मार्क्स, चाहे वो 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनको हम डिवाइड कर रहे थे टोटल मार्क्स पॉसिबल के साथ। ठीक है जी, यानी अगर आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड से फॉर एग्जांपल 500 हैं कि इससे ज़्यादा आप हासिल नहीं कर सकते, आप उनको सिंपली डिवाइड करेंगे जो आप पॉसिबली हासिल कर सकते हैं मार्क्स, और उस हासिल को जो वो पूरा डिवाइड किया है आपने, उसको देन सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलराइट, इस एग्जाम्पल में देखा जा सकता है कि तकरीबन 5 सब्जेक्ट्स हैं और उन 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 है, जिसमें से किसी भी स्टूडेंट ने, जो भी स्टूडेंट है उसने 405 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो जब हमने इनको टोटल किया, इनको आपस में डिवाइड किया एंड देन वी मल्टीप्लाइड इट विथ 100, तो हमें 81% मालूम हो गई। यानी इस बच्चे ने टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो थे वो किए हैं 405, और जब हमने टोटल मार्क्स के साथ उसको डिवाइड करा तो हमारे पास परसेंटेज के हिसाब से हमें 81% मिल गया। ऑलराइट, अब आ जाते हैं मेन थिंग जो है आज के हमारे वीडियो की, वो है मार्किंग स्कीम को समझना जो कि जीपीएन सी जीपीए सिस्टम है। अच्छा, बिफोर हम इस पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम को समझे, कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़्यादा लाजमी है। सबसे पहली बात तो कि ये एक यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम में यूज़ होने वाला सिस्टम है जो कि बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, सो ऑन एंड सो फोर्थ यूज़ किया जाता है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको समझना लाजमी है। सबसे पहले जीपीए को समझना ज़रूरी है, दैट इज़ ग्रेड पॉइंट एवरेज। जीपीए होता क्या है? जीपीए
किसी भी स्टूडेंट की सेमेस्टर वाइज परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है। किसी भी सेमेस्टर के अंदर, से फॉर एग्जांपल वो सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी सेमेस्टर्स है उनकी सेमेस्टर वाइज जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? कैलकुलेट इस तरीके से होता है कि आप आपके जो ग्रेड पॉइंट्स होते हैं ना, ग्रेड पॉइंट्स की एवरेज ली जाती है हर सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट की जो एवरेज होती है, हर सब्जेक्ट की ग्रेड पॉइंट की एवरेज होती है, वो ली जाती है हर सब्जेक्ट के लिए। अब ये ग्रेड पॉइंट क्या चीज़ होती है? सबसे पहले हमने समझ लिया कि ग्रेड पॉइंट एवरेज क्या होती है। अब हम समझ लेते हैं ये ग्रेड पॉइंट क्या होता है। हर सब्जेक्ट को एक ग्रेड पॉइंट असाइन किया जाता है उसके मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके कुछ टोटल मार्क्स होंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 100 हैं, 75 हैं या 50 हैं, वॉट एवर, आपको उसके हिसाब से कुछ मार्क्स लेने होते हैं। आपने जो मार्क्स लिए, ठीक है, उस मार्क्स की जो स्पेसिफिक एवरेज है उसको रेंज दे के ग्रेड पॉइंट्स असाइन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, जीपीएनसी जीपीएस सिस्टम, ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन इसकी होती है एवरेज, जो मैक्सिमम एवरेज होती है, दैट इज 4.0 और इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है जी, इससे पहले कि हम उस टेबल को देखें, एक चीज़ और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ दी क्रेडिट आवर्स। जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि क्रेडिट आवर्स भी ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि जो जीपी और सीजीपी सिस्टम है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स है जिनको अगर आप समझ लेंगे, आपके लिए अपने मार्क्स कैलकुलेट करना, अपनी प्लानिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, हर कोर्स को कुछ क्रेडिट आवर्स असाइन किए जाते हैं, और क्रेडिट आवर्स क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। क्रेडिट आवर्स वर्कलोड को जाहिर करते हैं, ठीक है, कि एक स्टूडेंट जो है वो कितना टाइम जो है वो क्लास में स्पेंड करेगा उस कोर्स के अंदर, जो है वो उस कोर्स को समझने के लिए, उस कोर्स की क्लासेस लेने के लिए। सिर्फ उसकी जो है वो क्लासेस कितनी होंगी एक वीक के अंदर, या उसको एक वीक में के अंदर कितनी क्लासेस या कितना टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, और जितना ज़्यादा क्रेडिट आवर उतना ही ज़्यादा वर्कलोड होगा। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है वो आपका जीपीएन सीजीपीए कैलकुलेट होता है। क्रेडिट आवर काम कैसे करता है? एक क्रेडिट आवर का मतलब होता है दैट किसी भी स्टूडेंट को 1 घंटा उस सब्जेक्ट को क्लास में देना है, यानी 1 घंटे का उसका लेक्चर एक हफ्ते में हुआ करेगा। ठीक है, अब जैसे 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, दैट मीन्स कि आपने 3 घंटे की क्लास पर वीक लेनी है। अब वो चाहे 2 दिन में हो जाए 1.5 घंटा, चाहे वो 3 दिन में हो 1-1 घंटा, या चाहे वो एक दिन में 3 घंटा हो जाए। ठीक है, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर एडिशनल लेक्चर्स या एडिशनल लैब वर्क दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस कोर्स के अंदर जो है वो 3 घंटे आपके क्रेडिट आवर है, यानी आपको 3 घंटे अपनी क्लास के देने हैं हर हफ्ते, और उसके बाद 1 घंटा आप लैब में जाएंगे। सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 4 क्रेडिट आवर्स। अब हम जब हमने समझ लिया तो अब हम चलते हैं जी ग्रेड पॉइंट के स्केल, ग्रेड पॉइंट के ऊपर, और ग्रेड पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट में के अंदर आपने से फॉर एग्जांपल स्कोर किया है 90 to 100%, आपको उसका ग्रेड मिलेगा A+। ठीक है, जिसकी रेंज जो है वो होती है 4.0, 3.9 या 3.8। ठीक है जी, अगर हम और नीचे आए तो 85 to 89 पे ए ग्रेड मिलेगा, जिसकी होती है 3.7 ग्रेड पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद 80 to 84 का ए माइनस होता है, दैट इज 3.3 ग्रेड पॉइंट। 75 to 79 दैट इज ग्रेड बी प्लस, जिसका ग्रेड पॉइंट होता है 3.0। और अगर हम बिल्कुल बॉटम पर जाएं तो अगर किसी सब्जेक्ट में 50% से नीचे स्कोर किया गया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एन एफ ग्रेड, एंड दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अ 0.0, जो कि इक्विवेलेंट होता है फेल के। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी एक मार्कशीट की जिसके अंदर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, और इस स्टूडेंट ने जो है वो ग्रेड अचीव किया है A, B+, A-, B एंड A, और उसको अकॉर्डिंगली उसके ग्रेड पॉइंट असाइन किए गए हैं, दैट इज 4.0, 3.0, 3.3, 2.7 एंड 4.0।
क्रेडिट आवर उस कोर्स को जो असाइन किए गए थे वो थे 3, 3, 2, 3 एंड 3, यानी वर्कलोड जो है उनको असाइन किया गया। अब इस वर्कलोड को जो आपने ग्रेड पॉइंट हासिल किया है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड आपने उस सब्जेक्ट में हासिल किया अपने मार्क्स के हिसाब से, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उस सब्जेक्ट के टोटल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब आपको जब हर सब्जेक्ट के टोटल पॉइंट्स मिल गए तो आगे चल के देखते हैं कि ये जीपीए कैलकुलेट हो कैसे रहा है। जीपीए कैलकुलेट हो रहा है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जीपीए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ credit points multiplied by credit hours that is divided by sigma credit hours। यानी ग्रेड पॉइंट्स को हम क्रेडिट आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सब्जेक्ट वाइज और उनको प्लस कर देंगे। एंड ऑल्सो हमने जो क्रेडिट आवर्स हैं हमारे उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के टोटल, उनको भी प्लस करना है। अब जब हमने ये सब प्लस किया तो हमारे पास टोटल ऑफ ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट आवर्स आ गया 47.7। और जो सिग्मा क्रेडिट आवर्स है, यानी टोटल क्रेडिट आवर्स हमारे सेमेस्टर के हैं, वो हैं 14। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जीपीए आ गई 3.41, दैट इज 3.4 अगर हम इसको और राउंड ऑफ करें तो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जीपीए उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मैक्सिमम ग्रेडिंग होती है वो होती है 4.0, तो 4.0 से 4.0 इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैंने जहाँ तक सुना है कि अगर आप बीएसएन के बाद एमएसएन करना चाहते हैं तो यू नीड टू मेंटेन एटलीस्ट 3.0 GPA in every semester and 3.0 CGPA all together कि आप मास्टर्स में इनरोल कर सकें। खैर ये जो टॉपिक है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, अब CGPA क्या होता है? अच्छा, ये चीज़ आप ज़रूर जहन में रखिएगा कि CGPA आपके पहले सेमेस्टर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जो कि हमारा CGPA वो आपका लागू होता है सेमेस्टर 2 से। ठीक है जी। CGPA जो है वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जाहिर करता है जो आपने टोटल सेमेस्टर्स में अपने की, जो कि स्टार्ट होता है सेमेस्टर 2 से। ठीक है, अब आप जैसे आगे देखेंगे सेमेस्टर 1 में जिनके मार्कशीट्स होंगी उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जीपीए मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप जो है वो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपका जीपीए सेमेस्टर वाइज और CGPA जो कि उन दोनों की एवरेज होती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे जीपीएस जो होते हैं उसकी एक वेटेड एवरेज होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं और एक टेबल देखते हैं। इसके अंदर आपने पता चल जाएगा कि जी हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल क्या है। पहले सेमेस्टर में इस बच्चे ने जीपी लिया 3.5, उसके क्रेडिट आवर्स थे 15। टोटल जो उसको काम करना था, टोटल जो उसकी मेहनत लगनी थी उस पूरे सेमेस्टर के अंदर वो 15 क्रेडिट आवर्स की थी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड में उसने लिया 3.2, थर्ड में लिया 3.8 और फोर में लिया 3.6 और इनके क्रेडिट आवर 16, 14 एंड 15 है रिस्पेक्टिवली इन 4 सेमेस्टर्स के। ठीक है, इनके टोटल पॉइंट आपको हासिल कैसे होंगे? हर सेमेस्टर के जीपीए को आपने मल्टीप्लाई करना है उस सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स के साथ। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलेट करने के लिए CGPA। CGPA कैसे कैलकुलेट होता है? CGPA कैलकुलेट होता है टोटल जो है, क्या कहते हैं, लेट मी सी। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो CGPA है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज टोटल क्रेडिट आवर्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ द जीपीए मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स ऑफ द सेमेस्टर। ये होना चाहिए था ऊपर नीचे थोड़ा सा। ठीक है, उसकी करेक्शन खैर आपको नीचे मिल जाएगी कि आपने जो है वो आपके जीपीए को जो आपका हर सेमेस्टर में आया था, जैसे 3.5, 3.2, 3.8 और 3.6, इसको आपने क्रेडिट आवर्स के साथ उस सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट आवर्स थे उसके साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे 3.5 को 15 के साथ, उसके बाद जो है वो आपने मल्टीप्लाई किया, क्या कहते हैं, 3.2 को 16 के साथ, 3.8 को 14 के साथ
और 3.6 को 15 के साथ। जब ये सब मल्टीप्लाई हो गया, आपने इन सबको सम अप किया, सम अप करने के बाद जो टोटल क्रेडिट आवर्स थे उस पूरे सेमेस्टर के साथ, उसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे 3.52 का CGPA आ गया, जो कि ये शो करता है कि इस स्टूडेंट ने अपनी डिग्री के अंदर टोटल जो मेहनत की थी उसका जो हासिल था वो था 3.52 या 3.5 CGPA। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमने ये सब कुछ समझ लिया तो मेन चीज़ आ जाती है कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, ये एक ओवरव्यू आपको दे देता है कि आपको परसेंटेज सिस्टम क्या है, जीपीए क्या है और सीजीपीए क्या है। डेफिनेशन के हिसाब से परसेंटेज सिस्टम में जो है वो आपके मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। जीपीए के अंदर जो है वो आपके एवरेज निकलती है ग्रेड पॉइंट की हर सेमेस्टर की, और सीजीपीए के अंदर जो है वो एवरेज होती है पूरे सेमेस्टर्स की, पूरी डिग्री की। ठीक है। अच्छा, जो इसका स्केल होता है इसको नापने का, वो 0 to 100 होता है परसेंटेज के अंदर, और 4.0 या 5.0 डिपेंडिंग ऑन आपका इंस्टीट्यूशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन के आपकी जो एजुकेशन कमीशन है उसने आपको कितना अलाउ किया हुआ है। तो यूजुअली जो होता है वो 4.0 ही होता है, और अगर आप BSN का कोर्स देखें तो इसके अंदर भी आपको 4.0 ही मिलेगा, और CGPA भी सेम एज इट इज़ ही होता है। टाइम फ्रेम जो होता है वो एक एग्जाम का होता है परसेंटेज के अंदर, या सब्जेक्ट वाइज हो सकता है। जीपीए के अंदर जो है, जो जीपीए होता है वो सिंगल सेमेस्टर का होता है, और CGPA जो होता है वो ऑल सेमेस्टर्स के लिए, नहीं सारे सेमेस्टर्स का कंबाइंड होता है। कैलकुलेशन बेस क्या होती है, इनको कैलकुलेट किस बेसिस पे किया जाता है? परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है टोटल मार्क्स की बेस पे, और CGPA को कैलकुलेट किया जाता है वेटेड एवरेज, जो वेटेड ग्रेड पॉइंट होते हैं उसकी बेसिस पे। और जो है, जो टोटल आपके पास वेटेड जीपीए होता है उसका टोटल जो है वो आपका CGPA होता है। ठीक है जी। बाकी क्या कहते हैं, अगर हम इसको देखेंगे यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज सिस्टम यूज़ होता है, कुछ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी जीपीए सिस्टम यूज़ होता है, और CGPA यूज़ होता है फाइनल एकेडमिक परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर डिग्री के लिए। ठीक है जी। ऑलराइट, अब जब हमने ये समझ लिया कि यार हमारा मार्किंग स्कीम क्या है, हमारी मार्किंग स्कीम में होता क्या क्या है, और हमें गिवन क्या क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं कि हमने प्लान कैसे करना है एक अच्छा जीपीए अचीव करने के लिए, और उस जीपीए को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा CGPA मेंटेन रहे। ठीक है जी। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैं भी यूज़ करता हूं, और आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक मेरा जीपीए जो है वो अच्छा रहा है। अभी तक जीपीए जो है वो बहुत अच्छा रहा है। इट इज़ हवरिंग अराउंड समवेयर अराउंड लाइक 3.2, जो कि होपफुली और इम्प्रूव हो जाएगा जैसे ही हम सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स देंगे। तो जो चीज़ें आपको समझनी है वो क्या क्या है? सबसे पहले आपने समझना है अपना ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, और उसके बाद जिन सब्जेक्ट्स का क्रेडिट आवर ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट आवर ज़्यादा, उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी से आपका जीपीए इम्पैक्ट होता है, और उसकी वजह से फिर आगे चल के CGPA भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको हार्ड वर्क नहीं करना, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, यू हैव टू यूज स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज। आपको स्ट्रैटेजीज ऐसी बनानी है जो स्मार्ट है। ठीक है, आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट को रेलेवेंट टाइम देना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको जब अपना ग्रेडिंग समझ में आ गया सिस्टम, उसके बाद आपने अपने टाइम को जितने क्रेडिट आवर्स हैं उसी हिसाब से आपने मैनेज करना है। एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये कि आपने पेपरों से एक हफ्ता पहले तैयारी नहीं शुरू करनी, क्योंकि BSN का कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप अगर साथ साथ अपनी लर्निंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हैं तो आप अपने साथ जो है वो क्या कहते हैं स्टडी ग्रुप बना सकते हो कुछ बच्चों के साथ। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो है वो हर फन मौला हो, हर बंदे की डिफरेंट एक्सपर्टीज़ होती है, तो जब वो सारी एक्सपर्टीज़ मैच होंगी तो जो भी लैकिंग हो कि किसी एक बंदे में वो कवर हो जाएगी इफ़ यू फॉर्म स्टडी ग्रुप्स।
ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करना, आप जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ, आई यूज़ यूट्यूब अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू अगर मिल जाता है किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक के रिलेटेड तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में भी आपको मैंशन करता रहूँगा। और इसके साथ साथ जैसे हम आगे चलते हैं, हाँ जी, तो उसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम्स में और अपने असाइनमेंट्स आपने पूरे टाइम पे सबमिट करवाने हैं, क्योंकि उसी के साथ ही जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं ना उसके अंदर भी एक सर्टेन वेटेज होती है कि भाई आपके अटेंडेंस का कितने परसेंट है, आपके एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट के कितने परसेंट है, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के कितने परसेंटेज है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जो है वो आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, ठीक है, तो आपने अपने उसी उन्हीं स्ट्रैटेजी को लेके आपने अपने जीपीए और सी जीपीए को मेंटेन करना है, ठीक है। आप जो है आपके कुछ प्रो सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आप बिल्कुल प्रो हैं, कुछ होंगे जिनमें आप बहुत वीक हैं, तो आपको वीक सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करते रहना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपका सेमेस्टर वन बुरा चला गया तो डोंट लेट दैट डीमोटिवेट यू, ठीक है। हो जाता है, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन आपके पास आगे के सेमेस्टर्स भी हैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको अलाउ करती है आपकी यूनिवर्सिटी तो आप उन कोर्सेज को दोबारा ले सकते हो जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हो। जिस किसी में अगर आपका डी आ गया है, अगर आपका फॉर एग्जांपल बी प्लस आ गया, आप चाह रहे हो कि आपकी तैयारी इतनी है कि आप उसको ए प्लस तक लेके जा सकते हो, तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, जिस तरह मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बोला था कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, अपने आप को आपने ज़्यादा हराहुड़ी नहीं करनी कि भाई मतलब ज़्यादा उसमें एकदम से स्ट्रेस में नहीं आ जाना, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, लास्ट टिप है मेंटेन द बैलेंस लाइफस्टाइल। अच्छा, सारी टिप्स एक तरफ सबसे इम्पोर्टेंट टिप है ये, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एज फार एज आई रिमेंबर, मैं खुद भी एक जॉब करता था, और उससे बहुत अफेक्ट पड़ जाता है, उससे आपकी स्लीप रूटीन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, आपको टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते। लेकिन विथ ऑल ऑफ दैट आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है आपने उसको मैनेज करना है। जैसे मैं ये किया करता था कि अगर मेरे पास 2 दिन की छुट्टी होती थी तो मैं उन 2 दिन की छुट्टी में से एक दिन तो पढ़ाई को देता था, और जो सेकंड डे था वो अपनी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी होती थी, जो घर के थोड़े बहुत काम करते थे, मैं उनको मैनेज किया करता था। तो उससे एक बैलेंस रहता था, एक केओस नहीं क्रिएट होता था, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि 7 घंटे की स्लीप जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन अगर आप एक जॉब होल्डर हैं तो आपके लिए कम से कम भी नहीं तो अगर आप 6 घंटे भी सो जाते हैं दिन में तो दैट इज़ इनफ। और अगर आप जॉब होल्डर हैं तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अपने ऑफ डेज़ में ही ज़्यादा पढ़ाई को फोकस दें। और अगर आपने लेक्चर्स देखने हैं तो लेक्चर्स आप ड्यूरिंग द वीक देख लें, ठीक है। और फिर जब आप देख लें तो उसको छुट्टी वाले दिन एक दफ़ा दोबारा देख के उनके नोट्स ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। एक दफ़ा आपने चीज़ देखी होगी तो आपको कहीं ना कहीं वो याद ज़रूर होगा, ठीक है। अच्छा, हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, आप हेल्प ज़रूर लीजिए, चाहे वो अपने ट्यूटर से हो, चाहे वो अपने सीनियर से हो, चाहे वो अपने फेलो स्टूडेंट से हो। हर बंदा हर फन मौला नहीं होता, तो ज़रूरी होता है अवॉइड बर्नआउट। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप बिल्कुल बर्नआउट हो चुके होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आपने आगे क्या करना है, एंड यू फील कि यार बस अब बहुत हो गई। तो डू टेक अ ब्रेक, इतना बड़ा ब्रेक नहीं लेना, ठीक है, कि आपकी सारी जो कहते हैं ना कि कीर्ति कराए थे पानी फेर देना, वो हमने नहीं करना। हाँ, किए कराए पे पानी बिल्कुल नहीं फेरना, ठीक है जी। हाँ जी, तो इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि जो जीपीए है वो एक छोटी सी दौड़ है, एक स्प्रिंट है, लेकिन जो सी जीपी है वो एक बहुत बड़ी मैराथन है, एक बहुत बड़ी रेस है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और आपको अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी आपको अपनी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना है और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है। सो आई रियली रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आई डू रिक्वेस्ट यू गाइस अगेन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं सो प्लीज़ इनको ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी भी स्टूडेंट का भला हो जाए। सो until next time, I'll see you in another video. Until then, it's a goodbye.